बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो टॉपिक मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो है कंट्रोलिंग द एक्टिन मायोसिन इंटरेक्शन बाय कैल्शियम आयंस। देखिए, जितने मसल फाइबर हैं, ऑल फाइबर्स आर इनर्वेटेड। देखें, जितने मसल फाइबर हैं मसल बंडल के अंदर, वो जुड़े होते हैं, अटैच होते हैं विद अ सिंगल मोटर न्यूरॉन। यानी उन तमाम को एक ही न्यूरॉन यानी मोटर न्यूरॉन इम्पल्सेस पहुंचाएगा, पैगाम लाएगा। तो जितने फाइबर हैं तमाम एक ही मोटर न्यूरॉन के साथ अटैच हैं, सो दे फॉर्म द मोटर यूनिट। इसलिए वो एक मोटर यूनिट कहलाएंगे। अब देखें, अगर ये एक मसल फाइबर है और यहाँ इसे देखें इम्पल्स आ रही है मोटर न्यूरॉन की शक्ल में। अब होगा ये कि जहाँ ये न्यूरॉन इस मसल फाइबर की मेम्ब्रेन के साथ यानी सार्कोलीमा के साथ जहाँ जंक्शन बनाएंगे, उन जंक्शन को हम वही नाम देंगे सिनैप्स। देखें, सिनैप्स न्यूरॉन के साथ भी बनाता है और सिनैप्स जो है कांटेक्ट पॉइंट, वो न्यूरॉन के मसल फाइबर की मेम्ब्रेन यानी सार्कोलीमा के साथ भी बनाता है। अगर देखें और मुख्तलिफ किस्म के फाइबर होंगे तो इनसे ब्रांच उनकी तरफ भी चली जाएगी इम्पल्स देने के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने यहाँ फाइबर सेल्स होंगे, मोटर न्यूरॉन एक आएगा, फिर आगे उनकी ब्रांच उसे इम्पल्सेस देंगे। तो जितने फाइबर हैं तमाम एक ही मोटर न्यूरॉन से अटैच हैं, इसलिए मोटर यूनिट बन गया। अब न्यूरॉन ने सार्कोलीमा के साथ जहां जोड़ बनाया, उस जोड़ को नाम देते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। और ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर क्या बनती है? सिनैप्स। कांटेक्ट जो पॉइंट बनेगा दैट इज कॉल्ड द सिनैप्स। तो जंक्शन जहां न्यूरॉन आके मसल सेल के साथ मिलते हैं वो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को और नाम देंगे सिनैप्स। अब ये एक सेल है यानी मसल फाइबर है, तो इसकी मेम्ब्रेन जो है दैट इज कॉल्ड सार्कोलीमा। इसकी मेम्ब्रेन होगी सार्कोलीमा। अब इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है दैट इज कॉल्ड सार्कोप्लाज्म, उसे हम नाम देंगे सार्कोप्लाज्म। और ये सार्कोप्लाज्म जो है आम साइटोप्लाज्म जैसा है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें हाँ जी ज़्यादा अमाउंट मौजूद हैं। मसलन ज़्यादा यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया होंगे जी, इसके साथ साथ जी लार्ज नंबर में यहाँ मायोग्लोबिन होगा जी। इसी तरह ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ स्टोर होगा ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। तो सार्कोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा हैं, मायोग्लोबिन ज़्यादा हैं, ग्लाइकोजन ज़्यादा है। इन तमाम का काम होता है मैक्सिमम एनर्जी की प्रोडक्शन। माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से जी एनर्जी प्रोड्यूस होगी, मायोग्लोबिन ऑक्सीजन देगी जी, ताकि उस फूड मटेरियल के साथ जी ऑक्सीडेशन हो जाए और फिर एनर्जी रिलीज हो। और ग्लाइकोजन जो है जब इसकी ब्रेक डाउन होगी तो इससे ग्लूकोज मिलेगा। अब इस सेल के अंदर एक नहीं बल्कि मैनी यानी मल्टीपल ओवल न्यूक्लियाई होते हैं, सेंटर में नहीं होते जी। आपने पढ़ा हुआ था कि ये नियर द सार्कोलीमा मौजूद होते हैं। अब होता यह है कि ये आमतौर पे सार्कोलीमा ये इन्वेजिनेशन बनाती है, यानी अंदर की जानिब ऐसे उभार बनाएगी, इन्वेजिनेशन बनाएगी। ये देखें, सम पॉइंट पर ये इन्वेजिनेशन बनाती है। किसने बनाया? सार्कोलीमा ने। और इन्वेजिनेशन कैसे बनाया कि ये जो ही डीप जाती है, नीचे जाती है, और ये एक बना देती है हालो ट्यूब जी। ये क्या बनाती है शाबाश? हालो ट्यूब। और इसको हम इलांगेटेड हालो ट्यूब भी कहते हैं। और ये क्योंकि जो ट्यूब बनी है या ट्यूब्यूल बनी है ये मेम्ब्रेन के 90 के एंगल पे है, इसलिए इस इलांगेटेड हालो ट्यूब को दूसरा नाम देते हैं ट्रांसफर टिब्यूल। ये ट्रांसफर टिब्यूल है।
और ये ट्रांसफर जो ट्यूब्यूल है इस सेल में एक नहीं होते, 1000 बनेंगे, तो इसलिए ट्रांसफर के बजाय हम लफ्ज़ टी शॉर्टकट ले लेंगे, तो फिर ये बन जाएंगे टी ट्यूब्यूल सिस्टम। तो मैनी 1000 ट्रांसफर ट्यूब्यूल्स या टी ट्यूब्यूल मिलकर बनाते हैं टी ट्यूब्यूल सिस्टम। तो इन्होंने टी ट्यूब्यूल सिस्टम बना दिया। अब ये टी ट्यूब्यूल सिस्टम देखें, या टी ट्यूब्यूल कहाँ मौजूद हैं, अंदर इनके जो छोटे रेशे होते हैं उन्हें कहते हैं मायोफिब्रिल्स। तो हर मायोफिब्रिल की जहाँ जहाँ जी लाइन होगी, जहाँ जहाँ जी लाइन होगी, जहाँ ए और आई बैंड आके मिलते हैं, उनको ये टी ट्यूब्यूल इनसर्कल करते हैं, घेरे हुए होते हैं। तो टी ट्यूब्यूल जो है एक्सटेंड एंड इनसर्कल, यानी आगे बढ़ते हैं और इनसर्कल करते हैं जी जी लाइन ऑफ द मायोफिब्रिल्स। तो जहाँ जहाँ मायोफिब्रिल की जी लाइन होगी वहाँ ये ट्रांसफर ट्यूब्यूल मौजूद होंगे, इसलिए ये टी ट्यूब्यूल सिस्टम बनाते हैं, 1000 जो मौजूद होते हैं। अब इस टी ट्यूब्यूल का ये जो ल्यूमन है, आप देख सकते हैं जो अंदर वाली स्पेस है ल्यूमन है, ये ल्यूमन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के साथ, जो फ्लूइड सेल से बाहर है उसके साथ ये कंटिन्यूअस है। तो ल्यूमन, ये ल्यूमन है, ल्यूमन ऑफ टी ट्यूब्यूल इज कंटिन्यूअस विद द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, यानी सेल के बाहर जो फ्लूइड है उसके साथ ये ल्यूमन जो है वो मिला हुआ है, कंटिन्यूअस है। अच्छा, अब ये देखें टी ट्यूब्यूल और टर्मिनल पोर्शन ऑफ, किनारों वाला जो पोर्शन है, एडजेसेंट इन्वेलप ऑफ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखें ये टी ट्यूब्यूल और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के इन्वेलप के ये टर्मिनल पोर्शन जो एडजेसेंट हैं, मिले हुए हैं, ये तीन चीजों से मिलकर जो स्ट्रक्चर बनती है दैट इज कॉल्ड ट्राइएड। जी, उसे हम नाम देंगे ट्राइएड। तो ट्राइएड कैसे बनती है, देखें टी ट्यूब्यूल एंड टर्मिनल पोर्शन ऑफ एडजेसेंट इन्वेलप ऑफ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखें इसी तरह ये सारे ट्राइएड्स बनेंगे। अब इन ट्राइएड का काम क्या है, इंपल्स को फिब्रिल्स तक पहुंचाना, सार्कोलीमा से फिब्रिल्स तक पहुंचाना। अब देखें जब भी कोई पैगाम आता है वो एक्शन पोटेंशियल की शक्ल में होगा, यानी नर्व इंपल्स की शक्ल में होगा, वो न्यूरॉन आगे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के जरिए दे देंगे जी सार्कोलीमा को। जब इंपल्स सार्कोलीमा को पहुंचती है तो फिर सार्कोलीमा की जो मेम्ब्रेन है, जो इन्वेजिनेशन अंदर की जाने बना रही है, उसे हमने कहा हुआ है टी ट्यूब्यूल। तो ये सार्कोलीमा की टी ट्यूब्यूल तक पहुंच जाएगा और टी ट्यूब्यूल के साथ मिले होते हैं जी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो फिर ये इंपल्स जो है ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक पहुंच गई। अब रेटिकुलम के अंदर मौजूद होती हैं कैल्शियम सैक्स जी, और इन कैल्शियम सैक्स से रिलीज होंगे कैल्शियम आयन। और ये आगे जी कल हमने डिस्कस किया था कि, बल्कि इस पिछले लेक्चर में भी हम अभी बात की थी कि कैल्शियम आयन जो है ये अटैच हो जाते हैं जी किसके साथ, ट्रोपोनिन के साथ। और जब ट्रोपोनिन के साथ अटैच हो जाएंगे ये कैल्शियम आयन, तो कैल्शियम आयन के अटैच होने से ट्रोपोनिन डिस्प्लेस होगी, तो इससे ट्रोपोमायोसिन भी जगह चेंज करेगी। तो इसी तरह थिक फिलामेंट के जो ग्लोबुलर हेड हैं वो थिन फिलामेंट की बाइंडिंग साइड के साथ अटैच हो जाएंगे, यानी कंट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगी। इससे ये जाहिर हो रहा है कि पैगाम इंपल्स न्यूरॉन के जरिए आई, न्यूरॉन ने सार्कोलीमा, सार्कोलीमा से टी ट्यूब्यूल, टी ट्यूब्यूल से सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने खारिज करने कैल्शियम आयन इनटू साइटोसोल, इस लिक्विड पोर्शन में, साइटोप्लाज्म में, या आप सार्कोप्लाज्म कह लो। और ये कैल्शियम आयन फिर जी मायोफिब्रिल्स के अंदर जो आमतौर पे ख़ास प्रोटीन है जिन्हें जी हमने नाम देना है ट्रोपोनिन, तो ट्रोपोनिन के साथ जो ही अटैच हो जाएंगे तो इस तरीके से कंट्रक्शन स्टार्ट हो जाती है जी। ये मैंने क्वेश्चन बात की, कंट्रोलिंग द एक्टिन मायोसिन इंटरेक्शन बाय कैल्शियम आयन, कि कैल्शियम आयन किस तरह इनके दरमियान इंटरेक्शन पैदा करता है एक्टिन और मायोसिन के साथ। अच्छा, ये जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसकी हमने बात की, तो ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये जी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसा है, लेकिन वो भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसा। वजह कि इसके साथ कोई राइबोसोम अटैच नहीं होते। तो मसल फाइबर के अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो स्मूथ टाइप है सिर्फ,
और उसका काम आप देख सकते हैं, नर्व इम्पल्स को सेल के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ले जाना, और उसको हम नाम देते हैं सार्कोप्लाज्मिक जी रेटिकुलम। अच्छा, एक रिस्पांस है इनका ऑल और नन। देखें जो फाइबर्स हैं ये जिस प्रिंसिपल को बेस बनाते हैं वो है ऑल और नन। जी जितने हमारे ये मसल फाइबर हैं, तो कंट्रैक्शन ऑफ मसल फाइबर जो है इज बेस्ड ऑन ऑल और नन रिस्पांस। जी मैंने कहा कि जितने ये मसल फाइबर हैं इनकी जो कंट्रैक्शन है वो बेस्ड होती है, बुनियाद बनाती है ऑल और नन रिस्पांस। अब ऑल और नन रिस्पांस से मुराद ये है कि इस फाइबर के अंदर जितने फिब्रिल्स हैं यानी मायोफिब्रिल्स हैं जी वो पार्टिसिपेट करेंगे, हिस्सा लेंगे जी ऑल और नन। यानी ऑल और नन रिस्पांस असल में मायोफिब्रिल्स की जो ये वाले हैं मायोफिब्रिल फाइबर के अंदर हैं उनके आमतौर पे रिस्पांस है। कैसे कि जब देखें एक फाइबर को पैगाम मिलेगा तो उसके अंदर पाए जाने वाले जितने फिब्रिल्स हैं वो सारे कंट्रैक्ट होंगे। यहाँ कोई ऑप्शन नहीं है कि आधे होंगे, नहीं नहीं। अगर फाइबर को एक पैगाम मिल गया तो अंदर पाए जाने वाले फिब्रिल कंट्रैक्ट होंगे ऑल, और अगर इसे पैगाम नहीं मिला तो कंट्रैक्शन होगी नन। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब फाइबर को पैगाम मिलती है तो अब फिब्रिल की कोई इस तरह का चांस नहीं है कि वो कंट्रैक्ट नहीं होंगे, नहीं वो सारे कंट्रैक्ट होंगे। और अगर इंपल्स इसे नहीं मिल रही इस सेल को तो इनके फिब्रिल कोई एक भी कंट्रैक्ट नहीं होगा। तो ऑल और नन रिस्पांस फिब्रिल का है, फाइबर का नहीं है। कैसे कि डिग्री ऑफ कंट्रैक्शन कि कितनी कंट्रैक्शन की डिग्री होगी, कम होगी ज्यादा होगी, वो डिपेंड करती है पार्टिसिपेशन ऑफ द फाइबर पर। जी डिग्री ऑफ कंट्रैक्शन, जो कंट्रैक्शन की हद है, डिग्री है, वो डिपेंड करती है पार्टिसिपेशन ऑफ जी फाइबर्स, जी कि फाइबर्स की कितनी पार्टिसिपेशन है। देखो अगर इंपल्सेस ज्यादा आएंगी या बार बार आएंगी तो ये एक मैंने फाइबर बनाया हुआ है तो मैनी फाइबर बना लें, तो ज्यादा इंपल्सेस आएंगी तो ज्यादा फाइबर तक जाएंगे, तो इसका मतलब है फिर ज्यादा फाइबर कंट्रैक्शन में हिस्सा लेंगे तो डिग्री ऑफ कंट्रैक्शन भी ज्यादा। अगर इंपल्सेस कम आ रही हैं तो देखें अगर दो ने हिस्सा लिया है या एक फाइबर ने हिस्सा लिया है तो कंट्रैक्शन की एबिलिटी कम होगी। तो डिग्री ऑफ कंट्रैक्शन डिपेंड करती है कि फाइबर कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगर फाइबर जो है वो कम पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो डिग्री ऑफ कंट्रैक्शन कम होगी, और अगर फाइबर ज्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो डिग्री ऑफ कंट्रैक्शन जो है वो ज्यादा होगी। तो कंट्रैक्शन में तमाम फाइबर का हिस्सा लेना जरूरी नहीं है, फाइबर ज्यादा भी हिस्सा ले सकते हैं, फाइबर कम भी हिस्सा ले सकते हैं। हाँ जब एक फाइबर को इंपल्स मिलती है तो उनके अंदर पाए जाने वाले जो फिब्रिल्स हैं उनके लिए ऑल और नन रिस्पांस है, उनके लिए कोई ऑप्शन नहीं है कि वो हाफ कंट्रैक्ट हों, बल्कि अगर पैगाम मिला तो वो सारे कंट्रैक्ट होंगे, अगर नहीं मिला तो कोई भी कंट्रैक्ट नहीं होगा।